हेलो दोस्तों, दिस इज़ शुभम और आज मैं सिनॉप्सिस आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आपके सामने एक नई केस स्टडी लेकर आया हूँ। और ये 2018 में ये केस स्टडी पूछी गई थी। और ये जो आज का डिस्कशन है वो यूपीएससी आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए रेलेवेंट है। और जैसा कि आपको पता है कि इस कोर्स का जो टारगेट है वो 120 मार्क्स जीएस पेपर 4 में प्राप्त करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी अपने लक्ष्य के साथ। तो सवाल ये कहता है कि एडवर्ड स्नोडेन एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है और सीआईए के पुराने एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उन्होंने कुछ कॉन्फिडेंशियल सरकारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रेस को रिलीज़ कर दिए। ठीक है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ये दर्शाती है कि किस तरीके से जो यूएस की सरकार थी वो एक मास सर्विलेंस प्रोग्राम चला रही थी। मतलब बिना जनता को बताए जनता के ऊपर निगरानी रख रही थी। इंटरनेट का जनता किस तरीके से इस्तेमाल करती है, उनके फ़ोन रिकॉर्ड्स, उनका जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है, सारी कुछ बेसिकली। ठीक है। बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स के अनुसार, ठीक है, उन्होंने एस्पनेज एक्ट 1971, एस्पनेज का मतलब होता है जासूसी, जासूसी कानून 1971 का उल्लंघन किया है। और उन्होंने राज्य के जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं उसको मीडिया के साथ शेयर किया है, जो कि एक देशद्रोह का मामला बनता है। येट डिस्पाइट द फैक्ट ही ब्रोक द लॉ, उन्होंने कानून तोड़ा, लेकिन स्नोडेन का मानना है कि कानून भले उन्होंने तोड़ा लेकिन उनके ऊपर एक नैतिक कर्तव्य था, एक नैतिक दायित्व था। ठीक है। कि वो सरकार द्वारा जो भी गलत कार्य किए जाते हैं जनता के खिलाफ, उसको जनता तक पहुंचाना। और इस वजह से उन्होंने विसिल ब्लोइंग, ठीक है, विसिल ब्लोइंग जानते ही हैं विसिल ब्लोअर किसको कहते हैं। तो विसिल ब्लोअर की डेफिनेशन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। विसिल ब्लोअर कौन होता है? विसिल ब्लोअर इज एन इनसाइडर, इनसाइडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसको चाहे तो लिख सकते हैं, इनसाइडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु रिवील इंफॉर्मेशन रॉन्ग डूइंग्स, या हु एक्सपोज, हु रिवील या एक्सपोज लिख सकते हैं, एक्सपोज wrong doings of organization to external external agency। एक्सटर्नल एजेंसी में हो सकता है कि लोकपाल हो जाए, इसमें सीबीआई हो जाए, सीवीसी हो जाए, या मीडिया हो जाए, या इसमें पब्लिक भी हो सकता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्थान में काम करते हुए अगर कोई उसी संस्थान का जो कर्मचारी है अगर संस्थान के बुरे कार्यों को जनता के सामने एक्सपोज करता है तो उसे विसिल ब्लोइंग कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्ड स्नोडेन का कहना था कि उन्होंने विसिल ब्लोइंग की क्योंकि उनकी उनकी ड्यूटी बनती है, उनका धर्म बनता है कि जनता को बताएं कि उनके खिलाफ कौन सा कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। स्नोडेन के अनुसार गवर्नमेंट ने प्राइवेसी को वायलेट किया है। ठीक है। और exposed regardless of legality since more substantive issue of social action and public morality were involved here। बहुत सारे लोग स्नोडेन के साथ एग्री भी करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने कानून को तोड़ा है और जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया है, जिसकी वजह से उनको अकाउंटेबल बनाना, उनको जवाबदेह बनाना बनता है। तो आपका क्या मानना है? सवाल ये पूछ रहा है कि आप क्या अग्री करते हैं कि स्नोडेन के जो एक्शंस थे वे दे वेर एथिकली जस्टिफाइड इवन इफ दे वेर लीगली प्रोहिबिटेड। ठीक है। वाई, क्यों और क्यों नहीं, इसी के हिसाब से हमें आर्गुमेंट बनाना है, जिसमें जितनी भी कंपीटिंग वैल्यूज़ हैं उसको भी हमें अपने आंसर में लिखना है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि क्या आप मानते हैं कि भले ही कानूनी रूप से एडवर्ड स्नोडेन गलत थे लेकिन नैतिक मूल्यों पर वो सही थे? ठीक है। क्या आप ऐसा मानते हैं? हाँ, अगर नहीं तो क्यों नहीं, और फिर हमें इस केस के कॉम्पीटिंग वैल्यूज़ को भी लिखना है। तो देखिए थोड़ा सा ट्रिकी केस है। जब मैं लिख रहा था तो मुझे भी थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि किस तरीके से लिखूं। ठीक है। तो खैर
इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि इसमें स्टेक होल्डर्स को हमें आइडेंटिफाई करना है, जिसके लिए 1 मिनट का समय मिलेगा। 1 मिनट हम चाहे दे सकते हैं, टोटल जैसा कि मैंने बताया कि 15 मिनट का हमारे पास समय है। तो 15 मिनट को किस तरीके से डिवाइड करना है, जिसमें लगभग मान लीजिए कि 2 मिनट हमारा केस को पढ़ने में लग गया, 1 मिनट ये लग गया, तो 3 मिनट चला गया, अब बचा 12 मिनट। ठीक है, अब कॉम्पीटिंग वैल्यूज़ लिखनी है। कॉम्पीटिंग वैल्यूज़ हम चाहें तो 2 मिनट में यहाँ लिख सकते हैं, तो 2 - 1 - 2 यानी कि हमारे पास बचा 10 मिनट। फिर वॉज इट एथिकल, इसमें हमें आर्गुमेंट देना है। यहाँ पर चाहे तो हम यहाँ पर 4 मिनट ये दे सकते हैं। ठीक है, फिर ये एथिकल है कि नहीं, यहाँ पर भी 4 मिनट दे सकते हैं। फिर बचेगा 2 मिनट, तो 2 मिनट में हम चाहे तो कंक्लूजन और बाकी की जो जस्टिफिकेशन है वो चाहे तो लिख सकते हैं। तो मोटा मोटा हमारा जो पूरा टाइम ब्रेकअप होगा इस केस को लिखने का, इस तरीके से होगा। तो चलिए, इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले आएगा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसमें स्टेक होल्डर होगी। दूसरे हैं एडवर्ड स्नोडेन। तीसरे हैं पीपल। ठीक है, पीपल लिख सकते हो या सिटीजन लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर तो ये निगरानी रखी जा रही है। तो ये लगभग मोटा मोटा 3 इसके स्टेक होल्डर होंगे। अब कॉम्पीटिंग वैल्यूज़ लिखना है। कॉम्पीटिंग वैल्यूज़ क्या होता है? कॉम्पीटिंग वैल्यूज़ मतलब, जैसे सपोज, वैल्यूज़ मतलब क्या होता है हिंदी में अगर हम देखें तो वैल्यूज़ का मतलब होता है मूल्य। मूल्य का मतलब क्या होता है? अगर आपने थियरी नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा बता देता हूँ। मूल्य का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए सपोज यू आर अ स्टूडेंट। ठीक है, आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं और आप सपोज पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तभी आपका एक दूसरा दोस्त आया कि ए चल घूम कर आते हैं। ठीक है, तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि पढ़ाई करना है या मूवी देखने जाना है, या मूवी देखने जाना है? कैसे डिसाइड करते हैं? आप दोनों चीज़ों को वेटेज देते हैं। आप पढ़ाई को कुछ वेटेज देते हैं, ठीक है, कुछ वेटेज आप मूवी देखने जाने को देते हैं। उस हिसाब से आप अपने लाइफ में फैसले करते हैं। ये जो वेटेज देने का जो हमारा साइकोलॉजिकल वो है, तरीका है डिसाइड करने का, उसको वैल्यू कहते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आया? दूसरे तरीके से बताते हैं कि लाइफ में हम डिसीजन कैसे लेते हैं। हम जितने भी अल्टरनेट एक्शंस होते हैं, समझ आ रही बात, कि मूवी देखने जाना है या पढ़ाई करना है, दोनों को इंपॉर्टेंस देंगे, वेटेज देंगे। फिर उस वेटेज के अनुसार हम डिसाइड करते हैं कौन सा अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं वैल्यू। हम अपनी लाइफ में सही और बुरे के बीच में भी फैसला इसी हिसाब से करते हैं। कुछ लोग जैसे मान लीजिए एक सिविल सर्वेंट है, तो वो ईमानदार ऑनेस्ट रहेगा या वो करप्शन करेगा, वो डिपेंड करता है कि वो ऑनेस्टी को ज़्यादा वेटेज देगा या करप्शन को ज़्यादा वेटेज देगा। और इसी चीज़ को वैल्यू कहा जाता है। दोनों को वो वैल्यू देगा और अपने वैल्यू के हिसाब से जिसका ज़्यादा वेट आएगा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, वो फैसला वो सिविल सर्वेंट करता है। तो खैर, इसमें कॉम्पीटिंग वैल्यूज़ क्या हैं? तो कॉम्पीटिंग वैल्यू पहली है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशनल ड्यूटी एंड ड्यूटी टुवर्ड्स लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। अब एडवर्ड स्नोडेन के पास यहाँ पर दो तरीके थे कि क्या वो ऑर्गेनाइजेशन, वो अपना मुंह बंद रखें, कीप साइलेंट, कीप साइलेंट, और ऑर्गेनाइजेशन की प्रति उनकी जो जवाबदेही है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या जवाबदेही होती है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन करेगी उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी कर्मचारी हैं उस बात को मानेंगे, और उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो जनता के सामने शेयर नहीं करेंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल ड्यूटी है। ठीक है, फिर दूसरा है ड्यूटी टुवर्ड्स पब्लिक। ड्यूटी टुवर्ड्स पब्लिक, कि जनता के प्रति उनकी क्या जवाबदेही है। तो ये एक वैल्यू है कि साइलेंट रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, या दूसरी वैल्यू है वो जनता के प्रति अपनी जवाबदेही तय करेंगे। तो ये दो कॉम्पीटिंग वैल्यूज़ हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाएं कि जनता के साथ जाएं। समझ में आ गई बात? फिर दूसरी बात आती है ड्यूटी ऑफ इंडिविजुअल टू ओबे लॉ। ड्यूटी ऑफ इंडिविजुअल टू ओबे लॉ या फॉलो एथिकल स्टैंडर्ड्स, कि कानून का पालन करें। कानून, एडवर्ड स्नोडेन, कानून क्या कहता है कि नॉट टू लीक। लॉ क्या कहता है? नॉट टू लीक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, और एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या कहता है? एथिकल स्टैंडर्ड्स कहता है टू अपहोल्ड, अपहोल्ड पब्लिक इंटरेस्ट।
ठीक है, तो ये दो अलग अलग है, तो इसके इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट है, ये दो कॉम्पिटिंग वैल्यूज़ है। फिर तीसरा, वैल्यू ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन अगेंस्ट वैल्यूज ऑफ राइट टू प्राइवेसी। ये पॉइंट समझ में आया? देखो, सरकार जो गवर्नमेंट है वो सर्विलांस क्यों कर रही है? ताकि वो निगरानी रख सके कि कहीं कोई टेररिस्ट एक्टिविटी तो नहीं हो रही, ठीक है, वो इंटेलिजेंस गैदर कर सके, और ये टेररिस्ट एक्टिविटी और एंटी जो स्टेट एक्टिविटी है उसको रोक के क्या करेगी, वो जनता की भलाई के लिए, जनता की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए तो सर्विलांस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ताकि जो एंटी स्टेट एलिमेंट है, जो टेररिस्ट एलिमेंट है, उनके प्लान, उनके जो मंसूबे हैं उसको पहले से ही जो इंटेलिजेंस एजेंसी है जान जाए, भांप जाए, और उनके मंसूबों पर वो पानी फेर सके। तो जनता के पास अब दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जनता के पास या तो अपनी लाइफ, अपनी वो प्राइवेसी खोकर सेफ्टी और सिक्योरिटी को ज़्यादा तवज्जो दे, या अपनी राइट टू प्राइवेसी को ज़्यादा तवज्जो दे। तो मेरी बात, जैसे आधार की अगर हम बात करें, तो जो आधार वाला लॉ है वो दो वैल्यूज़ के बीच में कंपटीशन है। अगर हम आधार को अलाउ करेंगे तो उससे यूटिलिटी यूटिलिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज बढ़ेगी, जनता के पास आसानी रहेगी कि वो पब्लिक सर्विसेज जितनी भी है, चाहे पीडीएस हो गया, कोई राशन हो गया, या कोई भी और सर्विस हो, उसको आसानी से ले सके, यूटिलिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। या तो दूसरी वैल्यू ये है कि वो अपनी प्राइवेसी को ज़्यादा तवज्जो दे। इसी बीच में कॉन्फ्लिक्ट है ना, लोग कहते हैं कि आधार से राइट टू प्राइवेसी ब्रीच होती है, सरकार कहती है कि आधार के माध्यम से हम पब्लिक सर्विसेज ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से जनता तक पहुंचा पाएंगे, ठीक है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि लेकिन इससे जनता की प्राइवेसी, ठीक है, उसका हनन होता है, उनकी जनता की निजता का हनन होता है। तो ये दो वैल्यूज़ हैं। सेम यहाँ पर भी है कि अगर सरकार मास सर्विलांस प्रोग्राम चालू करती है तो जनता की राइट टू प्राइवेसी को वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, ठीक है। भले ही सेफ्टी और सिक्योरिटी जनता की बढ़ सकती है, टेररिस्ट लोगों के ऊपर निगरानी रखी जा सकती है, लेकिन जनता की जो निजता है, जनता की जो प्राइवेसी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो ये तीन कॉम्पिटिंग वैल्यूज़ हैं, आप इसको आराम से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, कभी भी आगे से केस स्टडी कोई आएगी तो आई होप कि आप कॉम्पिटिंग वैल्यूज़ कैसे लिखी जाती है, कैसे किया जाता है, वो आप होपफुली कर पाएंगे। तो चलिए अब सवाल ये उठता है कि क्या वो इलीगल था? तो लिखेंगे येस इट वाज इलीगल, क्योंकि लॉ प्रोहिबिट करता है किसी भी इंडिविजुअल को कि वो कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा को पब्लिक के साथ साझा ना करे। इस वजह से उन्होंने एस्पिनेज एक्ट 1971 का उल्लंघन किया है, इस वजह से उनका जो एक्शन है वो इलीगल कहा जा सकता है। सिंपल, इलीगल है, लेकिन क्या वो एथिकली जस्टिफाइड है? ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे हाँ वो एथिकली जस्टिफाइड है, क्योंकि उन्होंने आउट ऑफ गुड फेथ ये काम किया था, पब्लिक इंटरेस्ट की रक्षा करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया था। और पब्लिक सर्वेंट होने के नाते दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि पब्लिक सर्वेंट होने के नाते स्नोडेन के ऊपर एक नैतिक कर्तव्य है जनता के प्रति, ठीक है। एक सिविल सर्वेंट का जो नैतिक कर्तव्य होता है वो सिर्फ सरकार के प्रति नहीं होता है, बल्कि संविधान के साथ साथ जनता के प्रति भी होता है, ठीक है। जैसे आप देखा होगा आपने अभी यूएस में देखिए वहाँ की डेमोक्रेसी कितनी मैच्योर्ड है। यूएस में अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को आदेश दिया कि वो इन सारे दंगे जो अभी अश्वेत लोगों के ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आई कांट ब्रीथ जो कैंपेन चल रही है, तो उसको रोकने के लिए आर्मी लगाया, और पेंटागन ने मना कर दिया कि हम जनता के खिलाफ आर्मी नहीं लगाएंगे। कैन यू इमेजिन लेवल ऑफ डेमोक्रेसी? आप हिंदुस्तान में इमेजिन कर सकते हैं? नहीं इमेजिन कर सकते, ठीक है। तो ये बात है कि खैर आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है कि विसल ब्लोइंग का काम करते हुए जो एडवर्ड स्नोडेन है वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता, ठीक है, पारदर्शिता, और अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही, तो इन दोनों वैल्यूज़ को वो प्रमोट कर पाएंगे, ठीक है, वो उन दोनों वैल्यू की रक्षा कर पाएंगे, ठीक है। और तीसरा है कि सिंस स्नोडेन एक्टेड आउट ऑफ एल्ट्रुइस्टिक फेथ with no ulterior motives, his action can be considered ethical।
देखिए, इसमें आपको सारी आर्गुमेंट देनी है, इस जो भी ये पॉइंट लिखना है कि उनका एक्शन एथिकल था कि नहीं था, तो आपको एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनके एक्शन को जांचना है। तो पहली बात तो ये लिखेंगे कि इससे पब्लिक इंटरेस्ट की रक्षा हुई। फिर दूसरा लिखेंगे कि उनकी जो नैतिक कर्तव्य था जनता के प्रति, उसका निर्वहन किया उन्होंने, ही फुलफिल्ड हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स सिटीजन। एंड थर्ड पॉइंट विल बी कि चूंकि ही इज़ अ विसल ब्लोअर, तो उन्होंने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया। ठीक है। फिर चौथा, एडवर्ड स्नोडेन एक्टेड आउट ऑफ एल्ट्रुइस्टिक फेथ। एल्ट्रुइस्टिक फेथ मतलब क्या होता है? परोपकार। परोपकार, अपना खुद का कोई लाभ न देखते हुए परमार्थ के लिए, दूसरे के भले के लिए, जनता के भले के लिए ये एडवर्ड स्नोडेन ने काम किया था। इस वजह से एडवर्ड स्नोडेन के एक्शन को हम जो है एथिकल मान सकते हैं। गेटिंग इट? चलिए, अब लिखेंगे कि क्या उनका एक्शन एथिकल था या नहीं था। ठीक है। तो हमें बेसिकली जज करना है, तो पहले लिखेंगे यस हिज एक्शन वाज एथिकल। इस ग्राउंड पे हम कह सकते हैं कि हिज एक्शन वाज एथिकल इन ग्राउंड्स पे। फिर किन ग्राउंड्स पे हम कह सकते हैं कि हिज एक्शन वाज नॉट एथिकल? हिज एक्शन क्रिएटेड, पहला पॉइंट लिखेंगे कि हिज एक्शन क्रिएटेड chasm बिटवीन सिटीजन एंड स्टेट एंड ब्रेड डिस्ट्रस्ट। तो पहली बात तो ये है कि उन्होंने जनता और सरकार के बीच में एक अविश्वास की भावना का को जन्म दिया। इस वजह से ये गलत मान सकते हैं। और फिर लीकिंग इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन फिड्यूशरी कैपेसिटी इज अनएथिकल। फिड्यूशरी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? फिड्यूशरी कैपेसिटी का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और जिस पद पर काम करते हैं, उस पद पर होने की वजह से आपको जो इंफॉर्मेशन मिलती है, उस पोजीशन पे रहने की वजह से आपको जो इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको फिड्यूशरी कैपेसिटी कहते हैं। तो एडवर्ड स्नोडेन ने वो इंफॉर्मेशन कहीं से प्राप्त नहीं की, खोजबीन करके नहीं प्राप्त की। वो चूंकि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर थे, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर थे, इस वजह से उनको सारी इंफॉर्मेशन वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन ने विश्वास करके उनको दी थी, जिसका उन्होंने दुरुपयोग किया। ठीक है। फिर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के विश्वास को तोड़ा, तीसरा पॉइंट। फिर चौथा पॉइंट लिखेंगे कि वो डायरेक्टली प्रेस में चले गए बिना किसी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को इस्तेमाल किए बिना। समझ आ रही बात? देखिए, एडवर्ड स्नोडेन, चलो उन्होंने किया तो सही किया, लेकिन वो डायरेक्ट उनको प्रेस में नहीं जाना चाहिए था। ठीक है। प्रेस में ना जाके एक इसका प्रोसेस होता है विसल ब्लोइंग का, वो मैं आपको एक बार थोड़ा समझा देता हूँ। विसल ब्लोइंग कैसे करें? ठीक है। तो वो मैं आज आपको डिटेल में समझा दूंगा, ताकि आगे से कभी भी कोई विसल ब्लोइंग का केस आएगा आगे फ्यूचर में, तो आप उसको कर पाएंगे। तो इस केस के लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा हाउ टू डू विसल ब्लोइंग, किस तरीके से किया जाना चाहिए। विसल ब्लोइंग सही है, लेकिन उसको करने का एक तरीका है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी गलत चीज़ होगी आप तुरंत जाके मीडिया में और पब्लिक के सामने ढिंढोरा पीटना चालू कर देंगे। फिर विक्टिमाइजेशन ऑफ स्नोडेन आफ्टर लीक ऑफ क्लासिफाइड डेटा क्रिएटेड डिटरेंस फॉर अदर विसल ब्लोअर। चूँकि स्नोडेन ने ये बात जनता के सामने रख दी, इसकी वजह से स्नोडेन को के पीछे काफ़ी ज़्यादा सरकार लग गई, उनको काफ़ी परेशान किया गया, इधर उधर दुनिया भर में वो भागते छुपते फिरते रहे। एक तरीके से उनकी काफ़ी प्रताड़ित किया गया। तो ये जो प्रताड़ना स्नोडेन ने झेली, वो आने वाले विसल ब्लोअर के लिए एक तरीके से भय का कारण बन सकती है, यानी कि आगे से कोई इस तरीके का कदम नहीं उठाएगा। समझ में आ रही बात? जैसे होता है ना कि कोई मान लीजिए कि यंग ऑफिसर हैं, आप सिविल सर्वेंट हैं, आप नया नया वहाँ पे मान लीजिए कि आप एसडीएम के पद पे आप फर्स्ट आपकी पोस्टिंग हुई। ठीक है। आप चूँकि नए नए हैं, तो आपके अंदर काफ़ी जोश है। तो फिर आपका जो सीनियर होगा या कोई ऐसा आपका कलीग होगा या आपका कोई जूनियर ही होगा, तो आपको समझाएगा कि साहब ज़्यादा मत उड़िए, आपसे पहले एक एसडीएम साहब आए थे, वो भी ऐसे ही फैंटम बन रहे थे। ठीक है। उनके साथ बहुत बुरा हुआ। ठीक है। तो ऐसे ही ज़्यादा हीरो बनने के चक्कर में उनके साथ बहुत बुरा हुआ। उनको अभी देखिए कि कहाँ पे डाल दिया, उनको सस्पेंड किया, फिर उसके बाद जो है अभी उनको बीज बीज विभाग में डाल दिया। वहाँ पर जाके मटके से पानी पीना पड़ता है। कोई चपरासी नहीं है, कोई पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ये इस तरीके की बात है कि उनको विक्टिमाइज किया गया स्नोडेन को,
जो आने वाले बाकी के जो विसल ब्लोअर्स हैं उसके लिए एक डेटरेंस का कारण बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया नो। अब हमें लिखना है कि अब हम जस्टिफिकेशन लिखेंगे। तो देखो इसको किस तरीके से लिखना है कि भले ही स्नोडेन ने अच्छे तरीके से पूरी अच्छी नीयत के साथ कार्य किया और पब्लिक इंटरेस्ट को बचाने के लिए कार्य किया, लेकिन उन्होंने थोड़ी थोड़ी समझदारी बरतनी चाहिए थी। ठीक है, रेडिकल कोई भी काम करने से पहले, ठीक है, थोड़ी समझदारी के साथ करना चाहिए था इस कार्य को। तो देखिए अब विसिल ब्लोइंग कैसे करते हैं वो मैं एक एक स्टेप बताता हूँ। ये इस केस में भी काम आएगा और फ्यूचर में आने वाले जितने भी केसेस हैं उसमें आप इसको रट लीजिएगा, हाउ टू अ राइट वे टू अप्रोच विसिल ब्लोइंग। तो जब भी आप अगर विसिल ब्लोइंग करना चाहते हैं तो पहले जितने भी एविडेंसेस हैं, ठीक है, जितने भी एविडेंसेस हैं अपनी बात को प्रूफ करने के लिए, वो सब अच्छे तरीके से आप उसको कलेक्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी जब विसिल ब्लोइंग करेंगे तो बड़े लोगों के ऊपर उंगली उठेगी और जब आपकी बात सिद्ध नहीं हो पाएगी तो आपको फिर टॉर्चर किया जाएगा। तो इसलिए जब भी आप अपनी बात को किसी भी बात को लेकर विसिल ब्लोइंग करते हैं तो हमेशा बहुत ही एविडेंसेस के साथ, पूरे सबूतों के साथ ही आपको विसिल ब्लोइंग करनी चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा है कि स्नोडेन को पहले एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अप्रोच करना चाहिए था। अपने मान लीजिए कि अपने डिपार्टमेंट के सीनियर को बता सकते थे वो, या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है यूएस में उसको बता सकते थे। अगर वहाँ नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख सकते थे जहाँ पे वो अपनी बात कह सकते थे। ठीक है, तो ये करना चाहिए था इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गोइंग टू मीडिया। ठीक है, प्रेस में डायरेक्टली ना जाके, जैसे मान लो कि आप किसी विभाग में हैं और आपको कोई गलत बात पता चली तो आप अपने से पहले सीनियर को बताएंगे। सीनियर को अगर मान लीजिए सीनियर नहीं मानता है तो आप आप जो है मिनिस्टर को बताएंगे। ठीक है, अगर मिनिस्टर भी नहीं मानता है तो आप हो सकता है कि पीएमओ को बताएं। ठीक है, पीएमओ भी अगर मान लीजिए बात नहीं सुनता है तो आप सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है। यहाँ सब में बात अगर नहीं बनती है तब आपको जो है डायरेक्टली प्रेस जाना चाहिए। ठीक है, तब आप प्रेस जाएंगे, ना कि डायरेक्टली प्रेस नहीं जाएंगे। इन सारे जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म है उसको इस्तेमाल करने के बाद भी जब अगर बात नहीं सुनी जाती है, बात नहीं बनती है, तभी प्रेस में जाना चाहिए। क्योंकि देखो प्रेस में जाने से क्या होता है कि मामला जो है पॉलिटिसाइज हो जाता है। आप देखते हैं आजकल टीवी न्यूज़ की डिबेट की क्या बात होती है, उसकी क्वालिटी कैसी रह गई है कि पाकिस्तान ने टिड्डियां भेज दी देश में और टिड्डी आतंकवाद फैला रहे हैं और आतंकवादियों को, अब टिड्डियों को आतंकवादी बनाकर उनको समझा बुझा कर और उनको इंडोक्ट्रिनेट करके हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए भेजा गया है। तो इस तरीके की बचकाना बातें होती हैं। इस वजह से प्रेस में डायरेक्टली जाना सही नहीं है, क्योंकि उससे मीडिया सेंसेशनलिज्म ज़्यादा होता है और काम की बात नहीं होती है। काम की बातें, जो असली मुद्दा है वो छुप जाता है। So only after exhausting all institutional mechanisms, Snowden should have taken direct public route and leave upon citizen to enforce accountability under democratic framework. ठीक है, जब यहाँ पर बात नहीं बनती तब उसे प्रेस में जाना चाहिए था और जनता को अवगत कराना चाहिए था। और जनता कैसे सरकार को एनफोर्स करती है, कैसे सरकार को जवाबदेह बनाती है? थ्रू डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क का मतलब है वोट। ठीक है, डेमोक्रेसी में वोट करके जनता सरकार को जवाबदेह बनाती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा ये जो है अप्रोच होना चाहिए कि सारे मटेरियल एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। एक और चीज़, एक इस केस से रिलेटेड नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि जब भी विसिल ब्लोइंग करेंगे ओनली फॉर वेरी सब्सटेंटिव, ओनली फॉर मेजर इशू। मेजर अगर इशू है तभी विसिल ब्लोइंग करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए कि किसी सरकारी विभाग में काम करते हैं और आप देख रहे हैं कि वहाँ के लोग जो है स्टेशनरी का सामान, स्टेशनरी ले जाते हैं, फिनाइल लेके चले जाते हैं या स्टेपलर घर लेके चले जाते हैं और इसको लेके आपने मीडिया में प्रेस ब्रीफिंग बुला दी। तो ये छोटे मामलों के लिए विसिल ब्लोइंग नहीं की जाती है। जब कोई बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट हार्म हो रहा हो, ठीक है, जब कोई बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट हार्म हो रहा हो तभी जाके आपको विसिल ब्लोइंग का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए यहाँ तक हो गया। आप कंक्लूजन लिखेंगे कि पब्लिक सर्वेंट्स हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वन विथ ऑर्गेनाइजेशन एंड वन विथ पब्लिक। ठीक है, ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक जवाबदेही जो है
ऑर्गेनाइजेशन के प्रति होती है, दूसरा पब्लिक के प्रति। तो बेस्ट अप्रोच होना चाहिए कि इन दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिकंसाइल करना, ठीक है, इन दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिकंसाइल करना कि ऑर्गेनाइजेशन के हित के साथ साथ जनता का हित भी सर्व करना चाहिए। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अगर आप झूल जाएंगे तो भी गलत है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन का हित इधर है और इधर पब्लिक इंटरेस्ट है, तो आपको बैलेंस अप्रोच रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट पे ध्यान देंगे, ऑर्गेनाइजेशन के सारे इंटरेस्ट को आप तवज्जो नहीं देंगे, या सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को ही वो करेंगे और पब्लिक इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे। यू हैव टू बैलेंस अ बैलेंस व्यू, ठीक है। अ पब्लिक सर्वेंट, फिर लास्ट में लिखेंगे पब्लिक सर्वेंट इज एक्सपेक्टेड to work within the boundary of law and could overlook law only under compelling reason when all other institutional mechanism have failed, लिखेंगे all other institutional mechanisms have failed। जब सारे institutional mechanism फेल हो जाएंगे तभी जाके आप कानून को का पालन नहीं करेंगे, नहीं तो हमेशा आप कानून का ही पालन करेंगे। गेटिंग इट? तो ये था आज का केस। होप आपको समझ में आया होगा। synopsisis.in की वेबसाइट पर जाकर बहुत ही रीज़नेबल रेट पे जीएस पेपर 4 आप का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें आपको सारे लेक्चर्स के जो वीडियोस हैं, ठीक है, आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। उसके अलावा वीडियोस के अलावा आपको जितनी भी पीडीएफ है लेक्चर्स की वो भी आपको मिलेगी टोटली फ्री इस सब्सक्रिप्शन मॉडल में, और बहुत ही रीज़नेबल है, जिससे आपका पूरा जीएस का पेपर 4 कवर होता है। तो और आई डोंट थिंक कि इससे बेटर और कहीं पे भी आपको कुछ मिलेगा। उसके अलावा सिनॉप्सिस का हमारा एक चैनल भी है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपको समय समय पर अच्छे अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस दिस बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे मिलेगी, आप डायरेक्ट उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। होप आपको पसंद आया होगा, और कोई भी बात हो, कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।